अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर नाज़रीन और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एजाज़ सैयद। आज के प्रोग्राम में आप आपसे दो अहम मौज़ूआत पे बात करने वाले। एक तो जनाब एजाज़ सैयद साहब एक दौरा करके आए हैं अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान की क्या सूरत हाल चल रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या असरात होंगे उसके पाकिस्तान के ऊपर, और फिर दूसरा जो एक करंट इशू चल रहा है जनाब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या होने वाले हैं। इन दोनों मौज़ूआत पे हम आपसे बात करेंगे। जी एजाज़ सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज़, आपने एक दौरा किया है अफ़गानिस्तान का, काफ़ी दिन अब वहाँ पे रहे अपने पेशा वराना फ़राइज़ के सिलसिले में। बहुत सारे अहम मामलात वहाँ पर आपने देखे, आपने हमें भी रिपोर्ट किया, हम वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहे। लेकिन एक और भी बात हमें पता चला है, वो ये पता चला है कि जनाब एक ख़ास शख्सियत से आप वहाँ पर मिले हैं जिसको आप अफ़गानिस्तान का जनरल हमीद गुल कह सकते हैं, और बहुत सारी गुफ्तगू भी आपकी हुई है। क्या नतीजा निकाला, वो कौन साहब थे, कैसे मिले आपसे, क्यों मिले, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई है NDS जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटीज़, उनके साबिक सरबराह हैं रहमतुल्लाह नबील, उनसे मुलाकात हुई है। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मुलाकात के लिए मुझे वक्त दिया। बल्कि मैंने उन्हें कहा कि मैं आ जाता हूँ अपने कैमरामैन के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मत आएँ। फिर उन्होंने गाड़ी भेजी और फिर हम उनकी रिहाइशगाह पर गए। बड़ी सिक्योरिटी थी वहाँ पे। राय साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई मेरी रहमतुल्लाह नबील के साथ। तो हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की और उन्होंने अपनी मुलाकात में बड़ी तनकीद की इस बात के ऊपर कि जो तालिबान अफ़गानिस्तान में आ रहे हैं, वो उनका ये मौक़िफ़ था कि उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और फिर उसके हवाले से वो उनके पास बड़े दलाइल थे। उन्होंने हक्कानी नेटवर्क के हवाले से भी बातें की कि ये हक्कानी नेटवर्क को भी पाकिस्तानी सपोर्ट करता है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एक, और ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई ऐसा खुफिया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये वही पॉलिसी है जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लोग भी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार करते रहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात इस तरह के आयद करते रहते हैं। तो एक तो उस हवाले से वो बड़े तनकीद का मुज़ाहरा कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे। दूसरी उनकी तनकीद जो है वो जब उनसे पूछा गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो पीस प्रोसेस ये ठीक कैसे होगा या इसकी राह में रुकावट क्या है, तो वो उसका भी ज़िम्मेदार पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, जो रियल पॉलिसी मेकर्स हैं पाकिस्तान में, उनको करार देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं वो ये मसाइल वो हल करना चाहते हैं। इस वाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब पहले भी माजी में भी 2 टर्म्स पे इक़्तिदार में आ चुके हैं, लेकिन अभी आखिरी टर्म पे वो नवाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ करते थे, और उनका ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब आखिरी टर्म में सीरियसली हल करना चाहते थे जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला है। तो ये अहम बातें हैं रहमतुल्लाह नबील साहब से। उन्होंने और बड़ी तफसील से, हमारी तकरीबन 2-2.5 घंटे मुलाकात रही। हमने बड़ी और दीगर मौज़ूआत पे भी बातचीत की। तो वक्तन फ़वक्तन रहमतुल्लाह नबील साहब की जो बातें हैं वो मैं बयान करता रहूँगा जब जूँ मौजू आएगा। लेकिन जो बड़ा उनका मुद्दा था वो ये था। और आखिरी बात जो उन्होंने कही, जिस बात पे मैं मुत्तफ़िक हूँ रहमतुल्लाह नबील साहब से, मैं यानी कि ये वो वाली बात है जिस पे मैं समझता हूँ कि कोई भी जो आकिल शख्स है वो इस बात पे बिल्कुल मुतमिन है। वो उनका ये कहना था कि इस दफ़ा अगर अफ़गानिस्तान स्लिप हो गया मिलिटेंट्स के हाथों में या तालिबान के हाथों में या इंतहा पसंदों के हाथों में, तो अब ये मामला सिर्फ अफ़गानिस्तान की बॉर्डर्स के अंदर नहीं रहेगा, ये फैलेगा। क्योंकि अब बहुत सारी कैपेसिटी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आ चुकी हुई है, और बहुत सारे जो उनकी जो आइडियालॉजी है या उनकी जो थिंकिंग है या उनके जो रूट्स हैं या टेंटेकल्स हैं वो बहुत सारे फैल भी चुके हुए हैं, और फ़िज़ा ऐसी बन चुकी हुई है। तो उनका ये ख्याल है कि अगर अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये तालिबान के हाथों चली जाती है या स्लिप हो जाती है या लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर कायम नहीं रहता और वहाँ पर कुछ हो जाता है, तो उसका नुकसान पूरे खित्ते को होगा।
और उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो खुद पाकिस्तान को भी होगा। पाकिस्तान पर उसका असरात सबसे ज़्यादा होते हैं अफगानिस्तान तो ये मैं उनकी जो रहमतुल्लाह नबील साहब की जो बातें हैं उनसे बिल्कुल इस पर्टिकुलर बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल खुसूसी तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। और जो बाकी उन्होंने बातें की हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम आपको शेयर करते हैं। जी यकीन आपकी बात दुरुस्त है। कौमी सलामती के जो हमारे इदारे हैं वो भी सारी सूरत हाल को देख रहे होंगे और बड़ी एक अजीब व गरीब पोजीशन में हम पहले भी ये बात करते रहे कि तालिबान आ जाते हैं तब क्या होगा, वो नहीं आते तब क्या होगा। दोनों सूरतों में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना अमरीका के वहाँ से निकलने के बाद। लेकिन एक छोटी सी बात और बता दीजिए फिर हम अगले मौजू की तरफ जाते हैं। ये उनको अफगानिस्तान का जनरल हमीद गुल क्यों कहते हैं? ये हमारे इधर उनको अफगानिस्तान का जनरल हमीद गुल कहते हैं। जनरल हमीद गुल एक सिंबल है पाकिस्तान में, एक जो इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, हम जो राइट विंग सोच है हमारी जिसमें एक मज़हब का भी एलिमेंट है। तो जो रहमतुल्लाह नबील है ये अफ़गानिस्तान में जो उनका नेशनलिज्म है उनकी सोच के नंबरदार हैं। और रहमतुल्लाह नबील बड़े पॉपुलर हैं, वहाँ पर सदारती इंतखाब भी लड़ चुके हैं। अशरफ गनी के ख़िलाफ़ गो के कामयाब नहीं हो सके, लेकिन वो सियासत में पंजा आजमाई कर रहे हैं। और आपको राय साहब एक और बात बताऊँ कि रहमतुल्लाह नबील को अफ़गानिस्तान में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। रहमतुल्लाह नबील वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ हैसियतों से नेशनल सिक्योरिटी उनके जो डिपार्टमेंट है उसमें भी काम करते रहे हैं। और वो पेशावर से उन्होंने पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान में बड़ा वक्त गुजारा हुआ है। और एक और बात यह है कि प्रेसिडेंट की जो अफगान प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी के लिए अलग से डिपार्टमेंट है वो इन्हीं रहमतुल्लाह नबील ने कायम किया था, जो आज भी मौजूद है और उसको बड़ा ये प्रमोट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक। दूसरा एजाज सईद हमारे यहाँ जनाब आजकल बड़ा एक शोर है, वो शोर है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का। राज साहब ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, ये मैंने आपसे पूछना है ये आपसे इसलिए पूछना है कि मैं तो उधर काबुल में था, आप गए हुए थे मीरपुर में और आज़ाद कश्मीर में। तो मुझे यहाँ की सूरत हाल बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो कौन जीतेगा, नज़र क्या आ रहा है, ये बताएं आप। एजाज यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है अमूमन ये एक रिकॉर्ड भी मौजूद है कि वहाँ पर वही हुकूमत बनाता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जो पाकिस्तान के अंदर महाजर नशिस्तें 12 सीटें तो एक किस्म की हुकूमत है पाकिस्तान प्लेट में रख के देती है अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने के लिए वहाँ पर। तो ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर जो सीटें हैं 12 सीटें उनमें से गालिबन 6 सीटें जैसे रावलपिंडी में हैं कश्मीरी महाजरीन की। तो ये 12 सीटें समझ लें कि आप पीटीआई अपने पास घर से लेके निकलेगी, क्योंकि ये एक असर और सूख तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट सूबे में भी है उनकी और मरकज़ में भी है, तो ये एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर से जो 12 सीटें उनमें से अगर 2, 3, 4, 5 अगर पीटीआई लूज़ करती है तो पीटीआई को वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए खासा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है जो वहाँ पे जाके हमने फील की, ये तो हम बात करते हैं महाजरीन की। वहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पे जितने लोग ग्राउंड पर थे उन सब ने एक ही बात कही, वो ये कही कि जी मरियम तगड़ी है। ये वहाँ पर एक लफ्ज़ एक मशहूर हुआ है। और आपने देखा होगा कि जितने मरियम के वहाँ पर जलसे वगैरह हो रहे हैं, अब बड़ी उसमें लोग उनके साथ जलसों में इन्वॉल्व होते हैं। एक तादाद तो होती है, असल बात होती है कि तादाद की मौजूदगी किसी भी तरह हो सकती है कि इन्वॉल्व वो कितने होते हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन ये है कि मरियम के हाथ के इशारे से लोग उठते थे और मरियम के हाथ के इशारे से लोग बैठते थे। ये एक बहुत अहम बात है। उससे पहले जो एक हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक इकदाम किया जिसको बहुत सारे लोग सराह भी रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे एक आला अफसर को रिमूव कर दिया। कुछ ऐसे मामलात उनमें सामने आए थे, लेकिन जिन साहब की वजह से उनको रिमूव किया गया उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने साथ लेकर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने वहाँ पे जाके उनके जो हलके में जाके जलसा भी किया। अब जब उनके हलके में जलसा किया तो वो देखा होगा आपने भी, शायद लोगों ने देखा कि 50 फुट फासला था स्टेज का और पब्लिक का। और उनका हलका कौन सा था ये थोड़ा सा बताएं। ये हलका बाग में है जी, बाग में जहाँ पे जो वज़ीर इत्तलात है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मौजूदा मुश्ताक मिनाज, वहाँ से उनका मुकाबला है। वहाँ पे जमात इस्लामी के अमीर रशीद तराबी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि चूँकि तराबी साहब खड़े हैं और मुश्ताक मिनाज और वो दोनों एक ही बरादरी के हैं तो शायद मुश्ताक मिनाज को इस दफ़ा मुश्किल होगी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वहाँ पे जलसा हुआ जो कि खासा जिसे कहते हैं कि तनकीद का निशाना बनाया गया लोगों की तरफ से कि बहुत कम तादाद वहाँ पे शुरका की थी। और तादाद अगर कम भी हो लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं थे
प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में उनके साथ। तो फिर उसके बाद यानी कि उसके 1-2 रोज़ के बाद मरीम नवाज शरीफ वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ पे यानी कि जिन जिन रास्तों से वो गुजरी वहाँ पे भी इंतहाई बड़े जुलूस थे और उनको बाकायदा बग्गी में लेके जाया गया। सो वो जो एक फैक्टर समझा जा रहा था कि रशीद तराबी की वजह से शायद मुश्ताक मिराज को मुश्किल हो, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में वेव दिखाई दे रही है वो मरीम की वेव दिखाई दे रही है। अगर वहाँ पर जैसे कि हम सुनते थे कि शायद पहले शहबाज शरीफ जाना चाहते थे लेकिन वो विड्रॉ हुए और फिर मरीम को कमान दी गई, तो जिसने भी ये फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने या अगर खुद शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये बहुत अच्छा फैसला मुस्लिम लीग नून के लिए। अलबत्ता वहाँ पर लोगों ने एक बात कही, वो बड़ी अलार्मिंग है। लोगों ने वहाँ पे ये कहा कि जी अगर इलेक्शन फेयर होता है तो फिर वहाँ पे तो PMLN जीत जाएगी, लेकिन अगर उसकी शफाफियत में कोई फ़र्क पड़ेगा तो फिर खासा मसला होगा। और उनका ये ख्याल है अमूमन लोगों का, और वो ख्याल शायद दुरुस्त भी हो कि चूँकि रवायत ऐसी मौजूद नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसी हुकूमत बने जो पाकिस्तान में जो हुकूमत उस वक्त मौजूद हो उसके अगेंस्ट हो या उनको ना हो, तो वो कहते हैं कि जी अगर इस तरह कोई काम हुआ, कोई मैनेज किया गया इलेक्शन, तो शायद वो हुकूमत फॉर्म कर लें। लेकिन बहरहाल अगर वहाँ पर वो हुकूमत फॉर्म कर भी पाई PTI तो ख़ासे ज़्यादा उसके असरात होंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता जो है उसकी अपनी एक हसासियत है। उसके ऊपर वहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें आप जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई हुकूमत कोई भी हुकूमत अगर कोई ज़मीनी इलेक्शन में कोई दबाव डालती है, सरकारी प्रेशर डालती है, तो उसकी और बात है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में अगर कुछ ऐसा किया जाएगा तो उसके असरात बहुत दूरस्त हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भारत भी इन्वॉल्व है, बैन-अल-अक़वामी बिरादरी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट खित्ता है। तो वहाँ पर जो ग्राउंड पर सूरत हाल है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बेहतर है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे जो हमने फील किया, मुमकिन है कि अब जब पोलिंग का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या होता है। वहाँ पे जो पाकिस्तान में कलअदम तहरीक लबैक है वो वहाँ पे कलअदम नहीं है। वो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़ रही है बल्कि उसकी पोजीशन भी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हल्कों में वो अगर इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है तो वो कम से कम दूसरी पोजीशन के लिए फ़ाइट करती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। यानी कि वहाँ पे एक डिफीट की अगर कोई काज बन सकती है तो वो TLP वहाँ पे बन सकती है। अब बिल्कुल TLP के वहाँ पे जो कारकुन थे उनके साथ हमारी एक ऑफ द रिकॉर्ड भी गपशप हुई थी, जिसमें वो कहते थे कि जी जो हमारी जो जमात को माजी में पाकिस्तान में यूज़ किया गया, अब हम किसी के हाथों में इस्तेमाल होने वाले नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे जो कुछ भी हमने करना है। ये एक सोच वहाँ पे TLP के कारकुन में तो बड़े ऑर्गेनाइज भी दिखाई दे रहे थे। तो राय साहब इसका मतलब है आपने वामी तौर पर मरीम नवाज़ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून को जिता दिया है, और अगर RTS बैठ गया तो फिर PTI जीत जाएगी। मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है। तो देखिए रिजल्ट क्या निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ पे जो सिचुएशन है ग्राउंड पे, वो सिचुएशन तो बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही है। देखते हैं कि अब पाकिस्तान में क्या हालात बनते हैं, वहाँ पे उसके क्या असरात होते हैं। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। एजाज़ सईद हमारे साथ थे, मुझे और एजाज़ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।